नमस्कार और स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अपूर्वा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया में बहुत ही खास है। इथेरियम को कौन कंट्रोल करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई ईथ होल्डर ने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा। आज हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इथेरियम के गवर्नेंस के पीछे की सच्चाई को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। वेब3 की दुनिया में इथेरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये ब्लॉकचेन की दुनिया का बैकबोन बन चुका है। आंकड़े ये सच्चाई बयान करते हैं। 4000 से भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इथेरियम पर होस्टेड है और करीबन 7000 से ज़्यादा एक्टिव डेवलपर्स इथेरियम पर काम कर रहे हैं। चाहे आप बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, चाहे आप बात करते हैं NFTs की, चाहे आप बात करें डिसेंट्रलाइज गेमिंग की, चाहे आप बात करें प्रेडिक्शन मार्केट्स की, चाहे आप बात करें रियल वर्ल्ड एसेट्स की, चाहे आप बात करें स्टेबल कॉइन्स की और चाहे आप बात करें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी डीफाई की, ये सभी सिरे जाकर इथेरियम के साथ जुड़ते हैं। जैसे कहा जाता है डीफाई इथेरियम है और इथेरियम डीफाई है। तो भैया इस सब के अंदर एक सवाल उभर के आता है, इथेरियम का फ्यूचर कौन तय करता है? आसान भाषा में इथेरियम को कंट्रोल कौन करता है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। इथेरियम डिसेंट्रलाइज तो जरूर है, लेकिन इसका गवर्नेंस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इथेरियम पर कोई भी अपग्रेड हो या डेवलपमेंट के डिसीजन हो, वो सब लिए जाते हैं इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसे EIP भी कहा जाता है। दुनिया में कहीं पर से भी कोई भी इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल सबमिट कर सकता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। यहाँ पर सिर्फ 5 लोग इन प्रपोजल को वेट करते हैं और आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। अगर मान लो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल आता है और बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ता है, जैसे कि हार्ड फोर्क, तो इथेरियम की डेवलपर कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है इस गवर्नेंस प्रोसेस में। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी दुविधा या चैलेंज या प्रॉब्लम आता है तो डिसीजन मेकिंग कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन रेगुलर इंप्रूवमेंट्स के लिए चंद लोगों के हाथ में ज़्यादा पावर रहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से लोग ये डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों इथेरियम का फ्यूचर 4 मेन ग्रुप के हाथों में और हर किसी का एक स्पेशल रोल है। सबसे पहले बात करेंगे इथेरियम फाउंडेशन की। इथेरियम फाउंडेशन स्विट्जरलैंड में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इथेरियम की डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। ये फाउंडेशन फंडिंग देती है और डेवलपमेंट कॉल्स ऑर्गेनाइज करती है। ईथ होल्डर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते और यहाँ पर इथेरियम फाउंडेशन का बहुत मेजर रोल होता है। दूसरा ग्रुप इथेरियम क्लाइंट्स, ये ग्रुप डेवलपर्स का है जो इथेरियम के नोड्स मेंटेन करते हैं। 9 मेन क्लाइंट्स हैं जो कोई भी प्रपोजल को रिव्यू करते हैं और फीडबैक देते हैं। तीसरा ग्रुप वैलिडेटर नोड्स, वैलिडेटर्स ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और नेटवर्क को सिक्योर रखते हैं और ये ग्रुप अपग्रेड्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की ताकत रखते हैं। चौथा ग्रुप यानी डेवलपर्स जो इथेरियम पर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इस प्रोसेस में। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी ज्यादा ताकत होती है उनके पास। तो दोस्तों ये 4 ग्रुप मिलके इथेरियम का फ्यूचर शेप करते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन कंसर्न्स की, लेकिन ये सब इतना सिंपल भी नहीं है। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो कुछ गिने चुने लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर है, जैसे कि कॉइनबेस जो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, दूसरा लीडो फाइनेंस जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है इथेरियम का। ऐसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स इथेरियम वैलिडेटर नोड्स का बहुत बड़ा पोर्शन कंट्रोल करते हैं और जैसे जैसे इथेरियम बड़ा होता जा रहा है और इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि रेगुलेटर्स भी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है, कॉइनबेस जैसे बड़े वैलिडेटर्स इथेरियम के डिसेंट्रलाइज पावर को कम कर सकते हैं? तो दोस्तों ये सवाल उठता है अब कि ये प्रोसेस समझना इथेरियम होल्डर्स के लिए क्यों आवश्यक है। अगर भविष्य में इथेरियम की गवर्नेंस सेंट्रलाइज हो सकती है तो ये फ्यूचर में नेटवर्क की रेजिलियंस को चैलेंज कर सकती है। अगर ये ऐसा होता है तो रेगुलेटर्स भी यहाँ पर अपना जाल बिछाना चाहेंगे और ये नेटवर्क को कंट्रोल करना चाहेंगे और ये चीज़ इथेरियम के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन सकती है। यहाँ पर सबसे अच्छी खबर ये है कि इथेरियम ने हमेशा चैलेंजेस को ओवरकम किया है और बहुत ही शानदार तरीके से। इथेरियम का डिसेंट्रलाइज एथोस उसके DNA में घुस चुका है और इथेरियम के यूजर्स, डेवलपर्स, वैलिडेटर्स ये इंश्योर करते हैं कि ये कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज रहे।
तो भैया इसका मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन ईथ होल्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे वेब3 का सफ़र आगे बढ़ता है, इथेरियम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और भविष्य के काफ़ी बड़े एक्सपेरिमेंट इथेरियम पर हो सकते हैं। ज्यों ज्यों ये आगे बढ़ता रहेगा, इसका गवर्नेंस और भी इंपॉर्टेंट होता जाएगा। आज के डिसीजंस कल का भविष्य इथेरियम का तय करेंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि इथेरियम का गवर्नेंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसकी रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी ने वेब3 की दुनिया में इसको टॉप पे रखा हुआ है। अगर आप ईथ होल्ड करते हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जहाँ पर इतनी बड़ी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है और डिसीजन मेकिंग इतना डिसेंट्रलाइज हो जाता है, तो सही डिसीजंस लिए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई होती है। अगर आपको लगता है इथेरियम गवर्नेंस का प्रोसेस और भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तो कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस एपिसोड में कुछ नया सीखने को या जानने को मिला होगा। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।